बहुत घोटाला हुआ है तो क्या देश में नारा नहीं लगता था कि गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है। हम तो नारा लगाएंगे कि गली गली में चोर है, पूरे बिहार और देश में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर। तुम्हारे नारा लगा हुआ अगर मुझे जितना भी कानूनी कार्रवाई करना है वो कर ले, लेकिन भारत चुप नहीं होगा और भारत नारा लगाएगा। अगर सरकार काम करेगी नीति के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो नारा लगेंगे जैसे पूर्व में नारा लगे थे, अभी नारा लगेगा। और सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो। जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। आपका आशीर्वाद, आपका दिखाया मार्ग हमारे लिए एक प्रेरणा है और हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। और आदरपूर्वक आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, जमाना बदल रहा है, तुम भी बदलो भाई। ये बात आप लोगों के लिए है। बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, जमाना बदल रहा है, तुम भी बदलो भाई। 75 सालों में हमारी सरकार क्यों नहीं बनी अभी तक, आज तक। आज संकल्प पत्र के द्वारा मेरी आवाज़ सुनो, डॉक्टर साहब की बात सुनो। और ये 29 संकल्प आपके हितों के लिए हैं, आपकी रक्षा के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपका जीवन इन 29 संकल्पों से बदल सकता है अगर आप कसम खाओ कि हमारी सरकार होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब तो दिल के मरीज हैं, आपके दिलों की अगर धड़कन बंद हो जाए तो जीवन समाप्त। कोई कहता है मेरे मन की बात सुनो, तो डॉक्टर साहब के दिल की बात सुनो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा आप लोग अमल नहीं करते। 22 प्रतिज्ञाओं पर यदि आप अमल करें तो आपके जीवन में परम आनंद और सुखों का भंडार मिलेगा। आपको आदर्श, आपका जीवन एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा अगर बाबा साहब की बात मानते हैं आप। और 29 संकल्प को भी अगर ले ले तो 51 संकल्प भी हमारे हो गए। इनको मिला के आपस में तालमेल करके अपनी सरकार बना लो, अपना जीवन बना लो। तरक्की और उत्थान के लिए डॉक्टर साहब आज आपके साथ हैं। दिल्ली में डॉक्टर साहब जब भी आपकी कोई मीटिंग होगी कोर कमेटी की, तो 100 लोगों की मेरे पास जगह है। सिर्फ आपका आदेश होगा, समय स्थान मेरा होगा, टाइम आपका होगा। वहाँ की सभी व्यवस्था वाल्मीकि चौपाल करेगी, चाय से लेके, माइक से लेके, स्वागत से लेके, जलपान से लेके, ये वाल्मीकि चौपाल करेगी आपकी व्यवस्था, आपकी पार्टी के लोगों के लिए। और दोस्तों, हम दूसरों की सरकार तो बनाते आ रहे हैं, अभी तक भी बना रहे हैं। अपनी क्यों नहीं बने, किस लिए नहीं बने? क्या आप नहीं चाहते हमारा मंत्री हो, हमारा मिनिस्टर हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा होम मिनिस्टर हो? आपका बेटा क्यों नहीं एमएलए बने? आपका बेटा काउंसलर क्यों नहीं बने? हम सभी दूसरे लोगों के पार्टी के नीचे काम कर रहे हैं। यार, अपना जीवन बदलाव के लिए अपने को अपनी सरकार बनानी होगी। मैं इसी के साथ आप सभी बड़े जतन से बनाए थे हमने बैंक, पोर्ट, रेल, तेल, रेल, ये सबको बेच रहा है धीरे धीरे। बड़ा काफिर है जिसे वोट दिया था तुमने, बड़ा काफिर है जिसे वोट दिया था तुमने, ये जान भी मान रहा है धीरे धीरे, ये जान भी मान रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, ये जो गुरूर है और जो सुरूर है, ये अफीम का नशा अब धीरे धीरे उतरने लगा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, और मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं छोटा भाई हूँ इनका,
मेरी शुभकामनाएं हैं कि पार्टी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे, क्योंकि इनकी विचारधारा एक अलग टाइप की है। ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं जब भी इनसे बात करता हूँ, और ये इनके घर पे कितनी बार मैं मीटिंग में गया हूँ, तो मैं कई बार इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप चाहते क्या हो? तो इन्होंने बोला कि मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। सत्ता परिवर्तन तो आपने हमने पिछले 75 सालों में बार बार की है। जब भी मौका मिला तो आपने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया। आपने सत्ता परिवर्तन का काम पूरी ईमानदारी से किया। अगर आपको बीजेपी अच्छी नहीं लगी तो आप कांग्रेस को लाए, और कांग्रेस अच्छी नहीं लगी तो आपने और पार्टी, चाहे दिल्ली में आम आदमी हो या जैसे भी जिसको जहां मौका मिला, आपने सत्ता परिवर्तन का काम किया। लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं किया। आपने नहीं, जिन्होंने आपसे सत्ता परिवर्तन कराई और ये बोल के कराई कि हम बदलाव लाएंगे। कौन सा बदलाव? मैं डॉक्टर साहब से जब बात करता था तो मैं भी कहता था कि ये जो पार्टियां हैं इन्होंने भी तो यही काम किया है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि आप मुझे बताइए कि क्या एक बेड पे 4 मरीज पहले थे, दूसरी पार्टी आने के बाद एक बेड पे 4 मरीजों की संख्या कम हुई, एक बेड पे एक आया क्या? ऐसा नहीं हुआ। तो कहते थे कि मैं ये व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हेल्थ की पोजीशन ऐसी हो, चिकित्सा की पोजीशन ऐसी हो कि वेंटिलेटर में लोग मरे हुए आदमी का बिल ना बनाए। यहाँ पर इस टाइप का सिस्टम आना चाहिए। डॉक्टर साहब से जब मैं बात करता था तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की पुलिस ऐसी हो जो गुंडे बदमाश मवालियों की जानलेवा दुश्मन हो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन हुई क्या? सरकारें बदली, सिस्टम वही है। ये लोग ये चाहते हैं। और आप अभी मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा गरीब लोगों की सरकार बना दी है। आप देख लीजिए, जो लोग पार्टियां चला रहे हैं वो 1-1 लाख करोड़ के लोग हैं। और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे शख्स जो एक गांव देहात से पढ़ के एक मजदूर फैमिली में पैदा होके और वो ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां पद्मश्री मिला। और इनके नाम एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि गरीब लोगों के लिए हार्ट का ऑपरेशन इन्होंने फ्री कराने का काम, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा आंदोलन करके कराया। इसके लिए वो अपने उन गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है जब इनके दिमाग में शायद राजनीति ना भी हो, लेकिन तब भी दर्द था गरीबों के लिए। ये जो दर्द है, ये दर्द हर उस आदमी का दर्द है जो देश के लिए वोट करता है। लेकिन जब वोट लेने वाली पार्टियां अपने वोट से सरकार बनाती हैं तो गरीब लोगों को भूल जाती हैं। साथियों, जरूरत है हम एक हों, जरूरत है एक मंच हो, जरूरत है एक नारा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुकता कि रुक जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। हमारे बीच में मेरे तो बड़े भाई के रूप में एक रहबर हमें मिल चुके हैं, एजुकेटेड हैं, वो इलाज करना जानते हैं। और वो ऐसा इलाज करना जानते हैं कि आपकी नसों में, जो देश की नसों में गंदा खून बह रहा है, उसको निकाल के एक नया ऊर्जावान खून डालने की ताकत इनके अंदर है। और जो ताकत है, उस ताकत को आप और हम मिलकर डबल कर सकते हैं। इस काम को हम लोग आसान कर सकते हैं, इस काम को हम लोग एक अंजाम दे सकते हैं। और ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है।
हमने अपने हिस्से की अभी जमीन मांगी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मंच पे बहुत बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हॉल पूरी तरह पैक है और इस हॉल में जो मंच के आगे जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं वो लोग पब्लिक नहीं है, वो लोग लीडर हैं। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, आप अपने आप को मल्टीप्लाई कीजिए। आप अपने आप को कम से कम एक आदमी 100 लोगों की लिस्ट बनाए, एक आदमी 100 लोगों को मेंबर बनाए। अगर आप अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी और देश में भी आपके MLA MP आएंगे। और जब ये आएंगे तो हमारे पास ऐसी अदालतें होंगी कि जैसे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि अगर उंगली में चोट लग जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यही बोलते हैं ना पट्टी कर दीजिए या टाका लगा दीजिए। आप ये तो नहीं बोलते कि मुझे 20 साल के लिए भर्ती कर लीजिए। लेकिन अदालतें कैसी हैं कि अगर आप एक बार अदालत में घुस जाए तो आपको 7 साल 10 साल रास्ता ढूंढने में लग जाता है बाहर जाने का। तो हमें इस सिस्टम से अगर निजात पानी है, अगर आपको शिक्षा में बदलाव चाहिए, अगर आपको सीमा रेखा पर बदलाव चाहिए कि यहाँ की आर्मी पूरी ना होने दे, पुलवामा ना होने दे, पठानकोट ना होने दे, तो ऐसे सिस्टम के लिए आपको ऐसे लीडर की जरूरत है, आपको डॉक्टर साहब की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ कि ये पार्टी देश में बदलाव लाने का काम करेगी। आप लोग सब लोग मिलके अपने हिस्से का काम कीजिए। डॉक्टर साहब अपने हिस्से का काम। वीरेंद्र जी, आपकी बात नाम सही लिया। 2 भाई मंच पर मौजूद हैं, विजेंद्र और एक वीरेंद्र, और वीरेंद्र जी अपनी बात रखकर जा चुके हैं। और अब मैं तमाम बुद्धिजीवी साथी, माताएं, बहनें, आज जो इस सभा में उपस्थित हैं वे गवाह हैं कि पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी ने लगातार गरीबों के बीच में इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, जब बिहार में आपदा आई थी, इन्होंने बिहार सरकार को बाढ़ के समय में तकरीबन 1 करोड़ रुपया दिल्ली से जाकर नीतीश सरकार को देने का काम किया था साथियों। और इनके साथ लगातार हमने बिहार के करीब 22 जिलों में भ्रमण किया और वहां का खासकर जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, लोग पड़ोस है, उसके खिलाफ लगातार सबने पदाधिकारियों, नेताओं से मिलने का प्रयास किया। साथ ही मैं बता दूं, डॉक्टर साहब ने जो खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति बालक बालिका विद्यालय है, वो 87 के संख्या में है। इनके साथ इन्होंने करीब करीब बहुत सारे विद्यालय का जाकर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जाकर निरीक्षण किया। उसके बाद इन्होंने बिहार के मुख्य सचिव, विभागीय सचिव से जाकर मिला और कहा कि आप ये व्यवस्था के सुधार दो, आप जिस भी अनुसूचित जाति बालक बालिका विद्यालय में जाएंगे तो उसका जो बायोलॉज है, बायोलॉज डाटा ये नवोदय के तर्ज पर राज्य सरकार ने स्कूल बनाई है।
दुर्भाग्य की बात, इन बिंदुओं को लेकर डॉक्टर साहब ने लगातार प्रधान सचिव से, शिक्षा सचिव से मिलने का काम किया, लेकिन एक भी स्तर पर सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया, हम लोग आपस में चर्चा किए और निर्णय लिया, हम कह रहे हैं कि सर ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जिस प्रकार से आपका संघर्ष रहा है आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप संघर्ष कीजिए, आपके साथ बिहार के आवाम जरूर आएगा। और बिहार में जब से पार्टी का घोषणा हुई है, बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े नेताओं में कब कभी आ गई है, कब घराहट आ गई है कि आप डॉक्टर जगदीश प्रसाद से जब दिल्ली में सफदरजंग से लेकर एम से लेकर जब डीजीपी रहे तो वहां का कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि डॉक्टर साहब से मदद लेने का काम नहीं किया साथियों। इसलिए इनके खिलाफ बिहार का कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, या बिहार के कोई भी नेता हो, इनका खिलाफ होने का उनका हिम्मत नहीं है साथियों, उनकी हिम्मत नहीं है। इन्होंने लगातार मदद करने का काम किया है। अभी आप देख लें देश की परिस्थिति, आप जो देश में लगातार परिस्थिति है, न्यायालय के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, आईडी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का तन तबाह किया जा रहा है। इस प्रकार से अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बड़ा गंभीर पूर्वक बात रखा कि मांग रहा है धीरे धीरे, भेज रहा है धीरे धीरे, और सारे भेज देगा साथ। हम लगातार सबसे कहते हैं कि सर हम लोग गुलाम भारत में जी रहे हैं, भारत प्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो चुका है। कहते हैं कि नहीं हो, अभी कुछ बच रहा है, तो बचाना होगा आपको, आपको सड़क से लेकर सदन तक आपको आवाज उठाना होगा। आप हमको ये बताइए साथी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक न्यायालय ने डिसीजन दिया, वो क्या न्याय उचित है? मैं व्यक्तिगत रूप से इसे विरोध करता हूं। आप बताइए कि जब वो भोज का, जब उसमें खबर की बात हुई थी, आया था कि वो भोज घोटाला हुआ है, तो क्या देश में नारा नहीं लगता था कि गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है? हम तो नारा लगाएंगे कि गली गली में चोर है, पूरे बिहार और देश में चोर है, निरंतर मोदी चोर। जितना भी कानूनी कार्रवाई करना है वो कर ले, लेकिन भारत चुप नहीं होगा और भारत नारा लगाएगा। अगर सरकार काम करेगी नीति के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो नारा लगेंगे जैसे पूर्व में नारा लगे थे, अभी नारा लगेगा और पूरे देश में नारा गूंजेगा। प्रसाद जी का मैं जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज देश की हालत को देखते हुए वो शोषित और वंचितों के हक अधिकार को दिलाने के लिए पूरी देश में सत्ता परिवर्तन कर सबको हक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो सामाजिक न्याय पार्टी का जो गठन किया, उसके लिए मैं आज जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। सम्मानित पद पर विराजमान अतिथिगण और मंच के सामने विराजमान देश भर से आए हुए लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के क्रांतिकारी साथी, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान
ये ताली बजाने की जरूरत नहीं। वो डॉक्टर जगदीश प्रसाद की ये पीड़ा है कि आजादी के 75 वर्ष में एक मोहम्मद का चला, दूसरी तरफ हमारे लोगों के हक अधिकार को छीना था। आज बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा रहा है। वो तो बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोगों को वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को इनके द्वारा खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज देश को देखकर जो शोषित वंचितों को आरक्षण के रूप में हक अधिकार मिला है, प्राइवेटाइजेशन लाकर उस आरक्षण को खत्म करने का श्रेष्ठ रखा जा रहा है। आज चारों तरफ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसको देखते हुए डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी देश को और हम सब लोगों को आज सख्त जरूरत है। तो इसलिए आज हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, जो आज देश की हालत है, वो जो वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो लगातार इस देश को बेचने का काम कर रही है, देश के लोगों का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। और आज पूरे देश में कोई विपक्ष में ऐसी पार्टी नहीं है जो आज सत्ता का मुकाबला कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं अगर सामाजिक न्याय पार्टी अगर आने वाले समय में देश भर में अपने हक अधिकार के लिए और देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अगर गांव गांव शहर शहर जाकर अगर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को, व्यक्ति को, माता शक्ति को जोड़कर आगे जाने का काम करेगी, तो आने वाले समय में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है उसको हो सकता है सामाजिक न्याय पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके। और डॉक्टर जगदीश प्रसाद जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिन्होंने अपने सत्ता पत्र में लिखा हुआ है कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके आखिरी पंक्ति में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति शोषित है, वंचित है, जिसको आज शिक्षा से वंचित रखा गया, उसको भी एक IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बुद्धिजीवी हो, कोई भी उद्योगपति उसके बच्चे को समान शिक्षा दिलाने का काम हो, या मजदूर या किसान की बात हो, सभी को संकल्प पत्र में इन्होंने संजोया है। अगर आप और हम सब लोग डॉक्टर जगदीश प्रसाद को साथ देकर और आने वाले समय में अगर परिवर्तन की तरफ चलेंगे, तो जो 75 वर्ष से आपका हक अधिकार छीन रहा है, जो आप पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं CPI का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, अगर आपको अपना आरक्षण बचाना, संविधान बचाना, वोट की ताकत बचानी है, तो आने वाले समय में हमें लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। तब जाकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी। और जिस दिन देश में व्यवस्था परिवर्तन होगी, सत्ता परिवर्तन होगी, उसी दिन इस देश के अंदर आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को शिक्षा हो या नौकरियों में हो या आरक्षण में हो या विकास में हो, तो डॉक्टर साहब ने संकल्प पत्र में सभी चीजों को जोड़ा है। और मुझे विश्वास है इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपना आखिरी जीवन का जब तक मेरा इस संसार में बचा, मैं इन शोषित और वंचितों को हक अधिकार दिलाने के लिए पूरे देश में घूम घूम कर आने वाले समय में इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर इस देश की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को इस देश के विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ तन मन धन से जितना हो सकेगा हम आपके साथ खड़े होकर इसको मजबूत करने का काम करेंगे, आपको मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि आज देश की हालत ऐसी है कि आज हमें एक नए परिवर्तन की, नई पार्टी की जरूरत है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इसको मजबूत करें, डॉक्टर साहब को मजबूत करें, ताकि देश को संविधान और वोट की ताकत को बचाया जा सके। कमेटी बनी थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी। उसका काम था कि वो ये मालूम करे कि पूरे इंडिया में मुसलमानों की इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस क्या है। तो उस कमेटी ने ये पाया कि मुसलमानों की जो स्थिति है इन तीनों शोबों में, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन,
उन तीनों में उनकी कोई स्थिति हरिजनों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से ज़्यादा बेहतर नहीं है। कहने का मतलब ये कि बहुत ख़राब है। वो एक बहुत अच्छा कदम था जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 में, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और उसकी वजह बहुत हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में अगर पढ़े लिखे लोग हिस्सा लेंगे और आएंगे तो बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, बहुत सारी चेंजेस आएंगी। और बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी बहुत ही हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ये कैंचियाँ क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उठता हूँ। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, आज फिर वही टाइम आ गया जब आज से बहुत पहले 1946 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा लगा के मुस्लिम समाज ने आपको संविधान पीठ का चेयरमैन बनाया था। जिन्होंने हमें वोट देने का अधिकार दिया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। मैं उनको नमन करता हूँ। मैं आप सबके सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत जिसने हमें तालीम के लिए, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार, क्या अधिकार दिया? एक वोट की ताकत जो एक रिक्शा चलाने वाले की है, वही एक वोट की ताकत बाबा रामदेव की भी है। तो अपने वोट की ताकत को पहचानो। और एक बात कि आप अपनी औलाद के हाथों में खुरपा और जाली मत दो, अपनी औलाद के हाथों में तमंचे मत दो। डॉक्टर जगदीश प्रसाद की तरह से कलम दो, रोशनाई दो, ऐसी अपनी औलादें पैदा करो। देखिए, आज एक छोटे से गांव में पैदा हुए जिन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकी। और उस शख्स ने आज अपनी ताकत को यहाँ दिखा दिया। और ये गरीबों की बात वही करेगा जिसने गरीबी करीब से देखी है, बाकी दूसरा आदमी नहीं करेगा। ये हकीकत में देखी है। जबकि डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी की बेटी, शायद आपको मालूम है कि लंदन में हार्ट सर्जन है बहुत बड़ी, कैम्ब्रिज के हॉस्पिटल के अंदर। आपकी मिसेज भी डायरेक्टर रही। उनकी ज़िंदगी में क्या कोई कमी है? लेकिन वो दुख दर्द है जो उन्होंने उठाया, उसको आपके साथ जोड़ रहे हैं। बस ज़्यादा बात ना कह के मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग भी दबे कुचले और वंचित समाज के लोग हैं, आपके भाई हैं, आप में से हैं। आपने हमें गले लगाया, हमने आपको लगाया, तो इंशाल्लाह हमारी बात सबकी बनेगी। बस एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा शेर जहाँ पहुँचे वो देखिए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपसे इजाज़त लेते हुए कि अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताल कटोरा के अंदर ये मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज के लोग रखेंगे आपके लिए, आपके इस्तेमाल के लिए। पूरा पसमानदा वहाँ जुड़ेगा क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को उठाया।